हेलो स्टूडेंट, बेटा आज आपकी 10th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है। ठीक है, उसी में हम फर्दर सीरीज में काम कर रहे हैं। तो अगला जो टॉपिक है आपका वो है रिसोर्स, सॉइल एज रिसोर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल। ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल में हम 3 सॉइल्स को बाद अगले वीडियो में कवर करेंगे, जितनी कि हम आज खाली 3 ही सॉइल्स को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि रिसोर्स हम क्या मानते हैं सॉइल को। सॉइल एज रिसोर्स, तो आपने बेटे आपकी छोटी क्लासेस में एक डायग्राम होता था पहले, ठीक है, सॉइल प्रोफाइल का ये डायग्राम, इसका डायग्राम था सॉइल प्रोफाइल का। सॉइल प्रोफाइल होती क्या है? सॉइल प्रोफाइल क्या होती है कि देखो, ऊपर की जो क्रस्ट लेयर होती है ना, ऊपर की धरती की क्रस्ट होती है, ठीक है, मेंटल होता है, फिर कोर होती है। तो जो क्रस्ट लेयर होती है उसी में डिवीजन होते हैं कुछ, ठीक है, उसी में क्या होते हैं, डिवीजन होते हैं। तो देखो बेटा, जो टॉप सॉइल होती है हमारी जो टॉप सॉइल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें कौन सा सेक्शन होता है पहले नाम देख लेते हैं। सबसे ऊपर टॉप सॉइल, फिर सब सॉइल, ठीक है, सब सॉइल वेदर्ड रॉक, फिर उसके बाद कहलाती है सबस्ट्राटम, वेदर्ड पेरेंट रॉक एंड अनवेदर्ड पेरेंट रॉक। देखो इनकी प्रॉपर्टी क्या है? इनकी प्रॉपर्टी ये है कि जो टॉप सॉइल है उसी पे हमारा जनजीवन निर्भर है, उसी पे जनजीवन उसी पे निर्भर है। क्यों? क्योंकि भाई जितनी भी खेती बाड़ी होती है, जितना भी प्लांटेशन वर्क होता है, जितना भी आप फॉरेस्ट एरिया देखते हो वो किसके ऊपर हुआ हुआ है? वो टॉप सॉइल के ऊपर हुआ हुआ है, जितनी भी खेती बाड़ी करते हो। तो मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो टॉप सॉइल होती है वही उसी में लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, ठीक है। आपका सॉइल में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरियाज, केंचुए, अर्थवर्म्स जानते हो आप, है ना। तो ये किस में रहते हैं? टॉप सॉइल में रहते हैं, ठीक है। और जितना भी भाई मिनरल्स कंटेंट, मिनरल कंटेंट होता है, केमिकल कंटेंट होता है, वो टॉप सॉइल में होता है। किसमें होता है? टॉप सॉइल में, ठीक है। तो यहाँ से अब हम बात करते हैं, तो मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या हुई कि रिच इन मिनरल्स एंड ह्यूमस। ह्यूमस मतलब ह्यूमिडिटी कंटेंट या फिर वाटर कंटेंट किसमें होता है? हमारा टॉप सॉइल में। बात आती है सब सॉइल की। सब सॉइल वेदर्ड रॉक। देखो वेदरिंग किसे कहते हैं? वेदरिंग मतलब किसी चीज का झड़ना रेगुलरली, या फिर उसका मतलब मान लो जैसे चट्टान है, ठीक है, चट्टान कभी पहाड़ होती है, वो चट्टान बनी, ठीक है, चट्टान क्यों बनी? क्योंकि उसके ऊपर मौसमों की इतनी मार लगी है, उसने कई हजार साल ऐसे देखे होंगे या फिर लाखों साल ऐसे देखे होंगे, जिसके कारण और लाखों सालों में उसकी क्या हुई है? वो झड़ी है, ठीक है। झड़ते झड़ते वो चट्टान बन गई। चट्टान से वो आगे जाके फ्यूचर में क्या बन जाएगी? पत्थर बन जाएंगे, बड़े बड़े पत्थर बनेंगे, फिर बड़े बड़े पत्थरों से वो छोटे पत्थर बनेंगे, छोटे पत्थरों से फिर वो एक छोटे नूडल्स कंकड़ बनेगी, कंकड़ों से फिर सॉइल में तब्दील होगी। तो मतलब कि एक स्टेज होती है, मतलब एक स्टेज से पहाड़ से चट्टान, चट्टान से पत्थर, पत्थरों से और छोटे पत्थर, कंकड़, फिर बालू रेत, ऐसे करके मतलब एक वैल्यूज होती है मौसम के थ्रू। क्योंकि मौसम क्या है? देखो सर्दी, गर्मी, बारिश, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, ये सारी चीजें एक रॉक के ऊपर भी काम करती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि सॉइल इज आल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग की तरह होती है सॉइल, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को रिन्यू करती रहती है। रिन्यू मतलब कि जैसे कि हालांकि जैसे कि आप लॉकडाउन देख रहे हो, ठीक है, लॉकडाउन में जैसे कि हर फैक्ट्री वगैरह जिसको बंद कर दिया गया था, तो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ा? जैसे नदियां, हम जानते हैं भारत में यमुना और गंगा बहुत ही पॉल्यूटेड हो चुकी थी, लेकिन गंगा में सुधार आया है, इवन यमुना में सुधार आया है। कैसे सुधार आया? बिकॉज उनमें देखो एक ऑक्सीजन कंटेंट होता है पानी में, ठीक है, ऑक्सीजन कंटेंट होता है, ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है, वो बढ़ी है दोनों में, ठीक है, प्यूरिफिकेशन हुआ है, मतलब एक तरह से हालत में सुधार आया है गंगा मतलब पानी में। तो ये किस कारण से आया है? ठीक है, कि वो पानी भी अपने रिवर्स को भी अपने आप रिन्यू करती है। हालांकि देखो भाई, मैं ये नहीं कहता कि पहले रिन्यू क्यों नहीं करती थी। पहले तो देखो भाई, दो सारी की सारी रिवर्स, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये सारी की सारी पेरिनियल रिवर है, और कहाँ से निकलती है? हिमालयन रेंज से निकलती है, ठीक है, मतलब इनमें 12 मास पानी रहता है, और पानी पीछे से आता है हम जानते हैं, और पानी जाके कहाँ डिपॉजिट होता है? सीधा पे ऑफ बंगाल में, ये बात सही है। इंडस का हालांकि दूसरी साइड एजेंसी में होता है, लेकिन ये जो मेन रिवर है गंगा, ब्रह्मपुत्र या यमुना, इनका तो पे ऑफ बंगाल में डिपॉजिट होता है। तो भाई पानी आ रहा था रेगुलरली, तो पानी आने के कारण
उनकी हालत में सुधार क्यों नहीं था? और नदी तो चलायमान होती है, चलाए मतलब रेगुलर रनिंग होती है, तो उनकी इस हालत में सुधार क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि कंटिन्यूअसली पोल्यूशन जारी था। ठीक है, कंटिन्यूअसली पोल्यूशन जारी था। वही जितना वो अपनी हालत में सुधार करने की कोशिश होती उसकी, ठीक है, उससे कहीं गुना ज्यादा उसमें टॉक्सिक मटेरियल पोल्यूशन के थ्रू आ जाता था। तो आपको यहाँ से बात समझ में आ गई होगी कि रिवर, वाटर, सॉइल आर रिन्यूएबल, ठीक है, अपने आप को रिन्यू करती रहती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टॉप सॉइल की बात। सब सॉइल किसे कहते हैं? जो टॉप सॉइल है, जिसमें जस्ट नीचे होती है। ठीक है, और ये वेदर्ड रॉक होती है। ठीक है, सैंड एंड सिल्ट क्ले, थोड़ा सा क्ले मटेरियल होता है, इसमें कंकर ज्यादा होते हैं बेटा, इसमें क्या होता है? कंकर ज्यादा होते हैं। बात आती है सबस्ट्राटम वेदर्ड पैरेंट रॉक। ये देखो, ये मेन पैरेंट रॉक के ऊपर होती है। पैरेंट रॉक क्या होती है? पैरेंट रॉक एकदम चट्टानें होती हैं, इनके बीच में कोई सैंड का एरिया नहीं होता बेटा। ठीक है, मतलब कि ये कहूं कि सैंड का कंटेंट यहाँ ज्यादा होता है, इसमें और भी कम होता है, जिसमें जीरो के बराबर होता है। सैंड का कंटेंट यहाँ जीरो, यहाँ बिल्कुल कम, यहाँ थोड़ा ज्यादा, यहाँ बिल्कुल है ना। तो यहाँ पर जो सबस्ट्राटम है, सबस्ट्राटम में जितने भी बड़े बड़े पत्थर, आपको बड़े बड़े पत्थर दिखाई देंगे। ठीक है, और इनके बीच में सैंड कंटेंट जरूर मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा, कम मात्रा में। दूसरी बात क्या है कि भाई जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मिलना, ठीक है, या ह्यूमस कंटेंट मिलना आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सबस्ट्राटम, फिर अनवेदर्ड पैरेंट रॉक। अनवेदर्ड मतलब जिनके ऊपर वेदर का कोई असर नहीं हुआ अभी तक, मतलब कि वो वेदरिंग प्रोसेस से अभी तक अछूती, मतलब उनके ऊपर वेदरिंग अभी हुई नहीं है। ठीक है, तो उन्हें अनवेदर्ड पैरेंट रॉक बोला जाता है। और वेदर्ड पैरेंट रॉक जिनके ऊपर वेदरिंग हुई है, ठीक है, मतलब कि जिनके ऊपर एक वेदरिंग का प्रोसेस चला है और वो एक बड़े बड़े चट्टानों में तब्दील हुई है। ठीक है, और वो क्या, और इन्हीं का पार्ट है पैरेंट रॉक का। तो यहाँ से आपको सॉइल प्रोफाइल समझ में आ गई होगी। तो सॉइल प्रोफाइल आपको यहाँ से जब समझ में आई होगी, तो सॉइल एज ए रिसोर्स क्यों मानते हैं? देखो भाई, सॉइल एज ए रिसोर्स इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। व्हाई? बिकॉज हमारा जितना भी जनजीवन निर्भर करता है, वो सारा का सारा हमारा सारा का सारा किस पे? सॉइल पे निर्भर करता है। ठीक है भाई, हम जितना भी खाना खाते हैं वो कहाँ उगता है? भाई जितना भी खाना खाते हैं कहाँ उगता है? ठीक है, सॉइल पे उगता है। अगर सॉइल नहीं होगी ठीक सॉइल नहीं होगी, तो हम कुछ नहीं उगा पाएंगे। फॉरेस्ट जितना भी है, हम फॉरेस्ट क्या है? लंग्स ऑफ अर्थ। ठीक है, फॉरेस्ट की तो प्यूरिफिकेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मफुल गैसेस टू ऑक्सीजन, तो वो भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको समझ में आया सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। सॉइल में ही सारे मिनरल कंटेंट होते हैं। आप जितना भी एक्सट्रैक्शन करते हो, माइनिंग करते हो, सॉइल में ही करते हो। ये तो नहीं कि आप बिल्कुल उसमें मेंटल में करते हो, नहीं कर सकते ना। सब सारा का सारा काम किसमें करते हो? सॉइल में करते हो। चलो यहाँ तक आपको यहाँ ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल के बेटा क्लासिफिकेशन किया है मैंने। क्लासिफिकेशन में आप पढ़ने वाले हैं एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड रेड एंड येलो सॉइल। एक बात समझना बेटा, इसमें आप जब इसके एनसीईआरटी को जब रीड आउट करोगे सॉइल प्रोफाइल को, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, तो आपके सामने 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। हालांकि वो वर्ड आप अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, लेकिन भूल चुके हो उनको। जैसे कि मैं बता देता हूँ आज, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, ठीक है, और इसी के बीच में सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। देखो होता क्या है, एक देखो जितनी भी रॉक्स होती है ना, जितनी भी रॉक्स, वो इन 3 टाइप्स में एग्जिस्ट करती है। वो इन 3 टाइप्स में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मेनली तो, और मेनली 2 होती है, मेनली तो 2 होती है। ये जो थर्ड है, ये इन्हीं का एक फॉर्म है, इन्हीं का एक फॉर्म है। ठीक है, कैसे? इग्नियस रॉक क्या होती है? इग्नियस रॉक वो होती है जो लावा के निकलने से और लावा के ठंडा होने से चट्टान बनती है, उसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। लावा हम जानते हैं, लावा जब मैग्मा निकलता है और वो बाहर निकल के ठंडा होता है, चट्टान के फॉर्म में ठंडा होता है, तो उसे हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी?
देखो इट इज हाईली फर्टाइल, जैसे जैसे वो पहले वो रॉक टूटेगी और सैंड में जब तब्दील होगी ना, इट इज रियली हाई फर्टिलिटी, मतलब कि उसमें फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। वो एक तरह से खेतों के लिए बहुत अच्छी रहती है वो सॉइल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि आप इन रॉक्स में फॉसिल्स नहीं पा सकते। फॉसिल्स किसे कहते हैं? जो लाखों साल पहले जब कोई जीव मरता है, मान लो किसी चट्टान के ऊपर उसकी डेथ हुई हो, ठीक है, तो वो जो हमें फॉसिल मिलते हैं ना, आज के डेट में हमें फॉसिल मिलते हैं, वही एक चट्टान के ऊपर एक जीव की छाप सी मिलती है, ठीक है, और हम देखते हैं कि इट्स अ फॉसिल। और फॉसिल फ्यूल्स भी होते हैं, भाई कुछ तो फॉसिल्स फ्यूल में तब्दील हो जाते हैं, है ना, हाई टेम्परेचर प्रेशर के कारण फ्यूल में तब्दील हो जाते हैं लाखों सालों के प्रोसेस के दौरान। तो इसे इसमें वो मिलना, भाई फॉसिल और फॉसिल फ्यूल मिलना, इट इज नॉट पॉसिबल इन igneous rock. It is not possible in igneous rock. You cannot find minerals also. Minerals like वही metal, हाँ sorry, metal like जैसे precious metal like gold, diamond, ठीक है, ये आपको नहीं मिल सकते आसानी से, इसमें नहीं मिलेगा आपको। बात आती है सेडिमेंट्री रॉक। देखो सेडिमेंट्री रॉक में होता क्या है? सेडिमेंट्री रॉक एक तरह का सेडिमेंटेशन होता है, प्रोसेस होता है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है। मान लो यहां से एक लेयर ऐसे बिछ गई हो रेत की, ठीक है, उसके ऊपर फिर एक लेयर बिछ गई हो रेत की, ठीक है, उसके ऊपर फिर एक लेयर बिछ गई हो, तो ये लेयर बाय लेयर, रेत की लेयर बाय लेयर बिछना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो इस प्रोसेस में जब ये हाई प्रेशर लगता है इसके ऊपर या फिर टेम्परेचर लगता है, तो ये सॉलिडिफाई हो जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है, तो ये एक तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो देखना बेटा, इनमें हमें फॉसिल्स मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल मिलता है, ठीक है, इनमें हमें हमारा फॉसिल्स मिलते हैं और फॉसिल फ्यूल मिलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि सेडिमेंट्री रॉक किसे कहते हैं और इग्नियस रॉक किसे कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है बेटा? इन दोनों में से ही किसी रॉक पर मान लो अगर हाई प्रेशर लग जाए और ज्यादा प्रेशर लग जाए, तो वो डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज जाती है, ठीक है। उस मतलब मान लो जैसे सेडिमेंट्री रॉक पर प्रेशर लग गया, तो इसकी थोड़ी सी इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज जाएगी और वो क्या कहलाएगी? मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। और या फिर इग्नियस रॉक पर हाई टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई हो गया बाद में, भाई लावा से निकली है, ठंडी हुई, ठीक है, ठंडी होकर चट्टान बन गई, लेकिन उसके ऊपर फिर हाई प्रेशर लग गया, जमीन के अंदर दब गई और उसके ऊपर प्रेशर लगता रहा तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज जाएगी। तो यहाँ से हमें तीन चीजें समझ में आई कि रॉक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। अब बात करते हैं सॉइल की, क्योंकि देखो सॉइल में आपका ये वर्ड्स यूज होते हैं इसीलिए, ठीक है। मैं नहीं चाहता आप इस बात में कंफ्यूज हो जाएं कि मेटामॉर्फिक किसे कहते हैं, इग्नियस किसे कहते हैं, सेडिमेंट्री किसे कहते हैं। चलो अब बात करते हैं एलुवियल सॉइल। बेटा भारत के एलुवियल सॉइल, अगर भारत की बात करी जाए, ठीक है, चप्पल डायग्राम बना लेते हैं। चलिए मान लेते हैं पतंग सी है एक हमारा भारत, ठीक है, हमारा इंडिया एक पतंग सी है, बड़ी सी पतंग है, हम जानते हैं। ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ईस्ट एंड साउथ। तो देखो बेटा, हम जानते हैं ये हिमालयन रेंजेस है सारी की सारी, है ना, ये हिमालयन रेंजेस है। यहाँ हमारा राजस्थान पंजाब आ गया, गुजरात आ गया, है ना, यहाँ हमारा महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक सारी चीजें आ गई, ठीक है। और ये हमारा क्या कहलाता है? वेस्टर्न घाट्स। दिस साइड इज वेस्टर्न घाट्स, दिस साइड इज ईस्टर्न घाट्स। बेटा आपने 9th क्लास में वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स अच्छे से पढ़े होंगे, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। ये हमारा डेक्कन प्लेटू कहलाता है, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा और ऊपर से होता है, ये हमारा डेक्कन कहलाता है। और ये हमारा मेनली ये हिस्सा, ठीक है, ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन कहलाता है। तो बेटा ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये बना कैसे है? ये मेनली 3 रिवर्स से बना है,
रिवर्स के बहने से, कंटिन्यूसली बहने से बना है, कई हजारों सालों कई लाखों सालों से बहने से बना है। तो जैसे कि मेन रिवर कौन है, वही रिवर जो भारत हिमालय से निकलती है ना। वो कौन कौन सी, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इन 3 रिवर्स के बहने से कंटिन्यूसली कई सालों कई लाखों सालों से बहने से हमारा नॉर्दर्न प्लेन बना है। और ये नॉर्दर्न प्लेन बहुत फर्टाइल भी है, ठीक है, और इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं कि अगर एक कमरे में मान लो अगर 100 बच्चे बैठे, एक कमरे में मान लो अगर 50 बच्चे बैठे हैं, तो उसकी डेंसिटी और उसका एरिया 5 मीटर स्क्वायर का है और उसमें 50 बच्चे बैठे हैं, और मान लो उसी में मैं ये कह दूं कि 5 मीटर स्क्वायर एरिया में अब बच्चे हो गए 100, तो डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। मतलब कि एक तरह से नंबर ऑफ पीपल इन पर्टिकुलर स्क्वायर यूनिट ऑफ एरिया, नंबर ऑफ पीपल इन पर्टिकुलर स्क्वायर यूनिट ऑफ एरिया, ठीक है। और यही क्या है कि पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी ज्यादा है, क्योंकि ये फर्टाइल प्लेन है, हजारों सालों से सभ्यता आई है और गई है, उन्होंने यहीं पर सेटल डाउन किया है, ठीक है। और यहीं पर हमारा मेनली जैसे हम जानते हैं कि अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो ये जो पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन है, ये मेनली बेटा हमारा एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल किससे बनती है, एलुवियल सॉइल किससे फॉर्मेशन किससे हुआ है, नदियों के बहने से, ठीक है, पेरिनियल रिवर्स के आने से। पेरिनियल रिवर्स कौन सी होती है, जो परमानेंट होती है, ठीक है, परमानेंट रिवर्स। परमानेंट रिवर कौन सी है बेटा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, यमुना, ये हमारी परमानेंट रिवर्स है। इनके कंटिन्यूसली बहने से जो ऊपर से पहाड़ों से जो मिट्टी आती है, और वो पहाड़ों से मिट्टी बहते हुए हमारे प्लेन्स पर बिछी है, वो ये वही उनके कारण ये प्लेन बना है। अब ये प्लेन मेनली तो यहाँ एग्जिस्ट करता ही है, लेकिन कुछ प्लेन हमारा ईस्टर्न घाट्स पे भी एग्जिस्ट करता है। वो घाट्स पे कहाँ एग्जिस्ट करता है, वो डेल्टास पे एग्जिस्ट करता है। एक तो हम डेल्टा यहाँ जानते हैं, वो सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा है ना। सुंदरबन डेल्टा हमारा हम जानते हैं पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, जानते हैं। चलो अब यहाँ पर हमारी जो 4-5 मेन रिवर बहती है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, इन 4 रिवर्स के मुहाने पर, ठीक है, इन 4 रिवर के मुहाने पर या चारों रिवर जहाँ पे वो बंगाल में डिवाउस करती है, उस समय जो मतलब कि एक डेल्टा सा फॉर्म होता है, वहां पर ये एलुवियल सॉइल मिलती है। चलो यहाँ पर हमें मिलती है और हमारा नॉर्दर्न प्लेन में मिलती है, ये हमें बात हो गया। और ये बनती कैसे है, बाय डेल्टास ऑफ रिवर्स एंड बाय द पेरिनियल रिवर्स, ठीक है, जो ऊपर से बाय हिमालयन रिवर्स, ठीक है, बाय हिमालयन रिवर्स एंड द डेल्टास ऑफ रिवर। हालांकि गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी ये कोई पेरिनियल रिवर नहीं है, लेकिन इनके भी जरिए भी हम जानते हैं एलुवियल सॉइल का डिपॉजिट है यहाँ पर, है ना। तो क्या कहलाएंगी, डेल्टास। तो अब यहाँ पर फॉर्मेशन समझ में आ गया। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज रिच इन मिनरल्स। हालांकि प्रॉपर्टी जानने से पहले हमें इनकी 2 डिवीजन समझ लेते हैं। 2 डिवीजन क्या होते हैं इनके, एक ओल्ड एक न्यू। देखो मिट्टी, भाई नदी जब बहती है तो अपने साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टी सब कुछ लेके आती है, ठीक है, कंकड़, पत्थर, मिट्टी सब कुछ लेके आती है। तो मुझे ये बताओ कि जब मिट्टी बहती है तो भारी उसमें होता क्या है, मतलब नदी जब बहती है तो उसमें भारी, सबसे भारी क्या होता है, सबसे भारी जिसकी चट्टानें होती है जो वो लेके आती है, उससे छोटी चट्टानें और कम भारी होती है, मतलब सबसे कम भारी होती है सैंड होती है। चलो अच्छी बात है। तो एक बात है कि जब बाढ़ आती है तो वो सब कुछ क्या है कि फ्लड प्लेन एरियाज पे फैल जाती है, मतलब कि वो अपना बाउंड्री एक तरह से जिस उस बेसिन में वो बहती है, जिस एरिया पे वो बहती है, उस एरिया को क्रॉस कर जाती है और अपने साथ जब वो क्रॉस करती है अपने साथ भाई पत्थर, कंकड़, सारा सब कुछ, मतलब कि जितना भी रेत होता है ना, जितना भी उसके अंदर रेत होता है वो सारा का सारा नदी के किनारों पर मतलब आ जाता है। तो देखो ओल्ड एलुवियल वो होती है जो पुरानी है, ठीक है, इसमें बेटा होते क्या है कि इसमें नई सॉइल नहीं होती, इसमें कंकड़ ज्यादा होते हैं, इसमें क्या होते हैं, कंकड़ ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये फर्टाइल कम होती है। अगर फर्टाइल तो हम जानते हैं पूरी एलुवियल सॉइल है, लेकिन अगर एलुवियल सॉइल में ओल्ड एलुवियल की बात करें तो ये फर्टाइल कम है, क्योंकि इसमें मतलब ये फाइन पार्टिकल, सैंड के फाइन पार्टिकल और मिनरल कम होते हैं। अब बात आते हैं न्यू एलुवियल सॉइल।
ठीक है, ये ज्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है, और ये ज्यादा फ्लड प्लेन एरियाज में मिलती है। अजीब सी बात है कि ओल्ड एल्यूवियल सॉइल थोड़ा सा नदी से दूर होती है, लेकिन ये फ्लड प्लेन एरियाज में आसानी से मिल जाती है। इसीलिए तुम जानते हो कि नदी के आसपास वाली जमीन कितनी फर्टाइल होती है, बहुत फर्टाइल होती है, ठीक है। तो इन दोनों का अलग अलग नाम भी है बेटा, भांगर एंड खादर, भांगर एंड खादर। इनको अलग अलग एरियाज में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि तराई इसको यूपी के रीजन में, ठीक है, दुरास इसको आसाम के रीजन में, और ये पंजाब यूपी आसाम, इन रीजन्स में इनको इन नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो इनमें बेटा होता क्या है, अब इसका केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, जैसे पोटैश की मात्रा अच्छी होती है, ठीक है, फास्फोरिक कंटेंट अच्छा होता है, लाइम अच्छा होता है इनमें, ठीक है, और कैल्शियम अच्छा होता है इसमें, ठीक है। तो कैल्शियम, पोटैश, फास्फोरिक और हमने लाइम, ये सारी चीजें कंटेंट इसके इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, कौन कौन सी फसलें हैं सबसे ज्यादा, हम जानते हैं गेहूं की फसल सबसे ज्यादा होती है इस एरिया में, गेहूं की फसल सबसे ज्यादा होती है इस एरिया में, गन्ने की फसल सबसे ज्यादा होती है, हम जानते हैं यूपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगरकेन, राइट। बाकी और क्या आती है बेटा, दालों की फसल, दालों में भी हम जानते हैं दालें भी उगाई जाती है, पल्सेस भी, ठीक है, बट मेनली कई प्रकार की हम फसलें उगाते हैं, ठीक है, और हम इनका यूज करते हैं। तो यहाँ से आपका वुड एल्यूवियल सॉइल आपको क्लियर हो गया होगा कि किस रीजन में पाई जाती है, क्या प्रॉपर्टी है, कैसे बनती है, कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, किन नामों से बुलाई जाती है, ठीक है। तो अब बात आती है बेटा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल एक तरह से इग्नियस रॉक है, ब्लैक सॉइल एक तरह से लावा, ब्लैक सॉइल क्या है, एक तरह से लावा रॉक कह लो, लावा रॉक कह लो, प्लेटो, ठीक है, एक तरह से इग्नियस रॉक कह लो, क्योंकि भारत का जो निचला हिस्सा है, ये जो डेक्कन है, ये जो डेक्कन हिस्सा है, ठीक है, क्या है, हम जानते हैं, हमने जब इंडिया की जो ज्योग्राफी पढ़ी होगी भाई स्टार्टिंग में, कि गोंडवाना लैंड से जब भारत अलग हुआ, फिर वहां से जाके सीधा चाइना से टकराया, तब जाके हिमालय फॉर्म हुआ था। और हम जानते हैं तो भाई ये जो हिस्सा था ना, ये किसी उसका हिस्सा था, क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का निचला हिस्सा था, ठीक है, क्योंकि ज्वालामुखी से बना है ये जो निचला हिस्सा है, किससे बना है, ज्वालामुखी से बना है, ज्वालामुखी के लावा से बना है, बह के, ठीक है, इतना बड़ा हिस्सा हमारा ज्वालामुखी के लावा से बना है। तो यहाँ से आपको बात क्लियर हो गई होगी कि इसको आप लावा प्लेटो क्यों कहते हैं, ठीक है, डेक्कन प्लेटो को लावा प्लेटो भी कहा जाता है क्योंकि ये मेनली लावा से बना है। तो हमारी ब्लैक सॉइल किसका पार्ट है बेटा, इसी का पार्ट है। इसको कई बार रगुर सॉइल भी बोला जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। देखो इसमें इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट अच्छा होता है, मैग्नीशियम अच्छा होता है, पोटैश अच्छा होता है, लाइम अच्छा होता है, लेकिन ये फास्फोरिक कंटेंट में पुअर होती है, इसमें फास्फोरिक कंटेंट अच्छा नहीं होता। चलो ये पाई कहा जाता है सूर क्षेत्र महाराष्ट्र के रीजन में, मालवा थोड़ा सा अपना ग्वालियर वाले रीजन में, ग्वालियर राजस्थान वाले रीजन में, एमपी छत्तीसगढ़ एक्सटेंडेड टू यूपी, ठीक है, एक्सटेंडेड अप टू द साउथ ईस्ट डायरेक्शन गोदावरी एंड कृष्णा वैली। तो मतलब ये वाला जो हिस्सा है इसका, ठीक है, ये जो हिस्सा है हमारा मेनली क्या है, ब्लैक सॉइल का हिस्सा है, मेनली महाराष्ट्र में मेनली कवर होता है। तो यहाँ से आपको बस समझ आया होगा कि ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है, ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज गुड इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, ठीक है, गुड इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। इसकी और प्रॉपर्टी क्या है, इट इज गुड इन होल्डिंग मॉइस्चर, ब्लैक सॉइल इज गुड इन होल्डिंग मॉइस्चर, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, जिसके कारण इस पे कई सारी मेनली हमारा जो कॉटन का प्रोडक्शन होता है ना, महाराष्ट्र से सबसे अच्छा होता है। नाउ यू अंडरस्टैंड कि कॉटन क्या है, देखो एक ऐसी फसल है, कॉटन एक प्लांटेशन होता है, ठीक है, तो ये आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कॉटन के ऊपर, और कॉटन को पानी कंटेंट या फिर हाई टेम्परेचर पानी कंटेंट प्लस आपको उसको मतलब क्या कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पानी कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी के मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब देखो यहाँ से आपको क्लियर होगा कहाँ मिलती है। दूसरा ये बात हम जानते हैं, ये देखो एक मैं बात एक्स्ट्रा बता देता हूँ उससे, ठीक है, यहाँ जो वेस्टर्न घाट्स है हमारे, वो पहाड़ रेगुलर रेंज में है, मतलब कि कटे कटे नहीं है, लगातार श्रृंखला है, जिसके कारण जब मानसून विंड आती है ना बेटा यहाँ पर, तो यहाँ रेनफॉल कम होती है, इनके पीछे जाएगी बाकी। रेनफॉल कम क्यों होती है, क्योंकि
जैसे यहाँ से आती हवाएं, मानसून हवाएं, तो ये हवाएं ऊपर उठती हैं और यहाँ मुंबई से पहले मतलब महाराष्ट्र के आगे वाला हिस्से में ज्यादा बारिश करती है, इसलिए आपको पता देखना कि ये जो हिस्सा है ये हरा भरा बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पर बारिश कम होती है, ठीक है, बारिश बहुत कम होती है, ये बात इसकी दिक्कत है। हालांकि इरिगेशन पर्पज से इरिगेशन की टेक्निक यूज करके इसको फर्टाइल किया जाता है, मतलब पानी की आपूर्ति पूरी करी जाती है। बात आती है बेटा रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल बेटा एक तरह से इग्नियस रॉक है, ठीक है, इग्नियस रॉक है, ये भी रेड एंड येलो सॉइल इग्नियस रॉक है। ये रेड एंड येलो किस कारण से है? इसमें आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा है, जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आयरन मिलता है इसमें आयरन क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल है, जिसके कारण से ये रेड दिखती है, ठीक है। क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक ये कहाँ पाई जाती है बेटा? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है बेटा? वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। यहाँ इन वेस्टर्न घाट्स के अपर में ऊपर वाले हिस्से, मैं नीचे नहीं बिल्कुल किनारे टाइप नहीं कह रहा, मैं थोड़ा सा वेस्टर्न घाट्स के अपर हिस्से में कह रहा हूँ कि वेस्टर्न घाट्स के अपर हिस्से में ये पाई जाती है क्रिस्टलाइन रॉक। ये येलो कैसे हो जाती है? येलो ये तब होती है जब इसमें पानी मिलता है, मतलब कि जब बारिश आती है तो इसका कलर चेंज होता है, क्योंकि इसका आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में जब पानी मिलेगा तो वही क्रिस्टल टूटेगा एक किस्म से, तो उसका कलर येलो सा दिखाई देता है, इसीलिए इसको रेड एंड येलो सॉइल कहा जाता है। तो आज की डेट में हमने 3 सॉइल कवर कर ली है, हमने थोड़ा सा सॉइल प्रोफाइल समझा है, ठीक है। अगले टॉपिक में हम बेटा लिटरेट सॉइल, राइट सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल को कवर करेंगे और फिर इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको एक बार अपनी एनसीईआरटी से रिवाइज करें, यू विल रियली अंडरस्टैंड हाउ इंटरेस्टिंग इट इज एंड हाउ इजी इट इज, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा कहते हैं ना कि इट इज नॉट सो टफ बट इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट इट, ठीक है। चलिए आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें, थैंक यू।